नमस्कार दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने दृष्टि सामान्य ज्ञान से विश्व का भूगोल देख लिया है। अब चलिए भारत का भूगोल देख लेते हैं। यह बुक वनडे एग्जाम के साथ साथ सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें फैक्ट काफ़ी व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं, जिसको तैयार कर लेने के बाद 90 से 95% आपके जो भी फैक्ट हैं वो कवर हो जाते हैं यहीं से। चलिए देख लेते हैं भारत का भूगोल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। भारत का भूगोल। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसमें कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र तथा उत्तर में हिमालय से घिरा है। यह पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत का उत्तर से दक्षिणी में विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है तथा मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया क्रमशः 6 बड़े देश हैं। भारत 7वें तथा अर्जेंटीना 8वें स्थान पर आते हैं। विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है, जबकि विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान सबसे छोटा पड़ोसी देश है, वह चीन। दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव एवं हिंद महासागर। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत की जलीय या समुद्री सीमा से लगे 7 देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया हैं। भारत के 3 राज्यों की सीमाएं सर्वाधिक 3 देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से मिलती है। सिक्किम की नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है तथा अरुणाचल प्रदेश की भूटान, चीन और म्यांमार से मिलती है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल मरुमध्य है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से लगे देश हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डोरंड रेखा है, जो कि 893 ईस्वी में सर डोरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यही रेखा अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह 1914 ईस्वी में शिमला अभिसमय के तहत निर्धारित की गई थी। रेड क्लिफ रेखा 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी। बांग्लादेश के आज़ाद होने के साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा को भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है। चलिए सीमावर्ती देश उनसे स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इससे लगे हुए भारत के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है।
असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। चीन ये 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख चीन से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है लद्दाख। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इससे लगे हुए हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान के पाकिस्तान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है तथा पंजाब, फिर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम से सीमा साझा करता है यह। म्यांमार 1643 किलोमीटर की इसकी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। वहीं भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। असम भूटान से लगी सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है। उसके बाद सिक्किम, देन पश्चिम बंगाल, देन अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। लद्दाख से लगा हुआ है सिर्फ है। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5 देश सीमा साझा करते हैं। चीन से लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो 4 तो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है चीन से। वहीं पाकिस्तान से गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। 3 राज्य सीमा साझा करते हैं तथा 2 जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। नेपाल से उत्तर प्रदेश 1, बिहार 2, उत्तराखंड 3, पश्चिम बंगाल 4, सिक्किम 5 देश नेपाल से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। भूटान से अगर जो मैं इधर राज्यों को देश बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। भूटान से असम 1, सिक्किम 2, पश्चिम बंगाल 3, अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य सीमा साझा करते हैं भूटान से। जबकि अफगानिस्तान से मात्र 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, वो लद्दाख है। भारत के चारों ओर अंतिम सीमा बिंदु। तो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि गुजरात में है। पूर्वी बिंदु है किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। इसे केप ऑफ कैमोरीन नाम से भी जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच 8 राज्यों कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार। भारत का मानक समय इलाहाबाद प्रयाग के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 या फिर 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है जो कि ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं कौन कौन से? तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान। कुल 5 देश इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप में सम्मिलित थे पहले, जो अलग अलग देश बन गए हैं। भारत के 2 राज्यों की सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती हैं, मेघालय असम से तथा सिक्किम पश्चिम बंगाल से। भारत के 2 राज्यों की सीमाएं केवल एक राज्य से मिलती है, मेघालय की असम से तथा सिक्किम की पश्चिम बंगाल से। अगर जो भारत से लगे हुए देशों की सीमाओं
को क्रम में सजाना हो कि किससे सीमा हमारी ज़्यादा लगी हुई है, तो इसका एक ट्रिक है कि बचपन में MBA किया। बहुत से बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है। उसके बाद चीन से, फिर चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, देन फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, फिर अफगानिस्तान से। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ से मिलती है। कुल 4 राज्यों से मिलती है इसकी सीमा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर आते हैं। तो जम्मू कश्मीर तो अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात में स्थित कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद लेह और जैसलमेर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा तथा सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। तमिलनाडु में कराईकल तथा पुडुचेरी है। आंध्र प्रदेश में यनम है तथा केरल में माहे है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा तथा लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। सबसे कम सीमा जो लगती है उत्तर प्रदेश की वो हिमाचल प्रदेश से, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे लगती है तो मध्य प्रदेश से। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से 12 समुद्री यानी नॉटिकल मील की दूरी तक है। यहाँ भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तट रेखा से 24 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण तथा अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक है। कोरी क्रीक कच्छ के रण में सर क्रीक के दक्षिणी पूर्व में अवस्थित एक दलदली क्षेत्र है। सर क्रीक भारत पाकिस्तान सीमा का विवादित हिस्सा है जो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। भारत के स्थलाकृति मानचित्र का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई थी। भारत की भूगर्भिक संरचना एवं क्षेत्र दिया गया है इधर लेफ्ट साइड में। देन विशेषता तथा खनिज संबंधित दिया गया है राइट साइड में। तो आर्कियन, प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड निस, पश्चिमी बंगाल निस, हिमालय तथा अरावली आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इनकी विशेषता क्या है? मैग्मा किस शीतलीकरण से निर्मित हैं, जीवाश्म रहित सबसे प्राचीन हैं, जीवाश्म रहित हैं, कॉपर, लेड, अभ्रक सहित अनेक खनिज के भंडार हैं यहाँ पे। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो कर्नाटक का धारवाड़ जिला, छोटा नागपुर पठार, अरावली और शिलांग पर्वत ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बने हैं। इनकी विशेषता है आर्कियन अवसादों के निक्षेप से निर्मित हैं, जीवाश्म रहित हैं। अभी सर्वाधिक कायांतरण इनका हुआ है। लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि इसमें पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, तो आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में सर्वाधिक विस्तार है इसका। अरावली पर्वत श्रेणी कुडप्पा क्रम की चट्टान से ही बनी है। आर्कियन और धारवाड़ संरचना से प्राप्त अवसादों से निर्मित है। जीवाश्म रहित तथा चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है यहाँ। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर अत्यधिक खनिज है, मतलब संगमरमर का इसमें अत्यधिक मात्रा में मिलती है। लोहा, मैग्नीज आदि धात्विक खनिज इसमें मिलती हैं कुडप्पा क्रम में। विंध्यन, ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है।
जीवाश्म रहित है। यह धात्विक खनिज का अभाव है। इसमें लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, हीरा एवं पन्ना पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें तो छोटा नागपुर पठार, दामोदर नदी बेसिन, सोन महानदी, नर्मदा गोदावरी बेसिन क्षेत्र में मिलता है। इसका विकास कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य हुआ। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का है जो इसी में मिलता है। भारत का 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में फैला है। काठियावाड़, प्रायद्वीप, मालवा पठार, राजमहल पहाड़ी, तेलंगाना, तमिलनाडु, बेंगलुरु, मैसूर पठार आदि यहाँ ये विस्तृत है। क्रिटेशियस से आयोसीन काल में निर्मित है। बेसाल्ट और डोलोमाइट लावा से निर्मित सीढ़ीनुमा पठार है। यह अनेक खनिज तथा काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो जो इसको याद करना हो क्रम में तो एडीके बीजीटी, एडीके भीजीटी ऐसे याद किया जा सकता है। आर्यन, धारवाड़, कुड़प्पा, देंदा, विंध्यन, फिर गोंडवाना, देन दक्कन ट्रैप। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, इन संरचना का विस्तार कश्मीर से लेकर असम तक है। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण इयोसीन काल से प्लायोसीन काल तक का हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। टर्शियरी क्रम की चट्टानों में उत्तर पूर्वी भारत एवं जम्मू और कश्मीर निम्न स्तरीय कोयला पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश एवं गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें, क्वार्टरनरी संरचना मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। पुराने जलोढ़ मृदा, जिसे बांगर कहते हैं, का निर्माण मध्यम एवं ऊपरी प्लास्टोसीन काल में हुआ, जबकि नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे खादर कहा जाता है, का निर्माण प्लास्टोसीन से वर्तमान काल हेलियोसीन तक जारी है। थार के मरुस्थल में भी प्लास्टोसीन काल के निक्षेप मिलते हैं। भारत के भू-आकृतिक प्रदेश, भारत को निम्नलिखित भू-आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर मैदान, प्रायद्वीपीय पर्वत, पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पर्वत व पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठवां है द्वीप समूह। तो पहला देख लेते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। इस पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय पर्वत एक विशाल पर्वत है जिसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्त की क्रिया द्वारा हुई है। हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कम तथा पूर्वी हिमालय में अधिक पाई जाती है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की ऊंचाई का मान भी पश्चिमी हिमालय में कम होता है। बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्वी से पश्चिमी की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश से दक्षिणी इसकी तथा उत्तर से दक्षिणी इसकी चौड़ाई कितनी 160 से 400 किलोमीटर है। हिमालय की चौड़ाई में पर्याप्त भिन्नता है। यह कश्मीर में अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। हिमालय में मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे से समानांतर फैली हुई हैं। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य कोई लघु कहा जाता है, तथा बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी, बाह्य कोई शिवालिक कहा जाता है। तो 3 हैं, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय तथा बाह्य या शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, जिसे बृहद हिमालय कहते हैं, सबसे ऊंची है। विश्व के कुछ सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि। यह हिमालय की सबसे प्राचीन संरचना है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है।
बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक विस्तृत है। नागा पर्वत से नामचा बरवा तक। नागा पर्वत जो है पश्चिम में पड़ता है, नामचा बरवा सबसे पूर्व का इसका सीमा है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटुला तथा लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रे स्थित है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नागा पर्वत तथा नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। बृहद हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय, इसे हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। सभी प्रमुख पर्वत नगर जैसे कि धर्मशाला, शिमला, मसूरी, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागटिब्बा तथा नेपाल में महाभारत रेंज कहा जाता है। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी को बृहद हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी को बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। यह जलोढ़ अवसादों से बनी हुई श्रेणी है। शिवालिक रेंज मध्य हिमालय के दक्षिणी में पाकिस्तान के पोतावर बेसिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश के दिहांग घाट तक फैला है। शिवालिक श्रेणी अनेक स्थानों पर विखंडित हो गई है, जिसके कारण इसकी निरंतरता भंग हो गई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। यह हिमालय श्रेणी में नवीनतम संरचना है। हिमालय पर्वत श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश में फैली है। हिमालय पर्वत श्रेणी में अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं मौजूद हैं। उच्चावच तथा अन्य भू-आकृतियों के आधार पर इसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के हिस्से शामिल हैं। बृहद हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी एवं डल झील अवस्थित है। तो काराकोरम जो है सबसे उत्तर में पड़ता है, फिर लद्दाख पड़ता है, फिर जास्कर पड़ता है। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं तीनों। बृहद हिमालय के ये उस साइड पड़ते हैं, उत्तर साइड में। दक्षिणी एशिया के महत्वपूर्ण हिमनद बाल्टोरा तथा सियाचिन इसी क्षेत्र में स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट केटू गार्डविन आस्टीन जिसे कहते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, वो यहीं पर है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी भारत के महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित कंचनजंगा है। हिमाचल तथा उत्तराखंड। हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रेणियां बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उत्तरी दक्षिणी दिशा में विस्तृत शिवालिक श्रेणी इसी हिमालय खंड में स्थित है। हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। लघु हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाले पर्वतों में ब्रिटिश प्रशासन ने कुछ पर्वतीय नगर स्थापित किए, जैसे धर्मशाला, मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृति दून है। यहाँ स्थित कुछ महत्वपूर्ण दून चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून हैं। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, जो कि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे स्थल इसी हिमालय क्षेत्र में अवस्थित हैं। मध्य हिमालय पर स्थित घास के मैदान को मर्ग नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन मैदानों को बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। यह मैदान उत्तम चारागाह हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। इस हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय है। हिमालय के इसी भाग में भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा स्थित है।
यहाँ की प्राकृतिक दशाएं व दुआर स्थलाकृतियों का उपयोग चाय बागानों के लिए किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश हिमालय, इसका विस्तार भूटान हिमालय से दीफू दर्रे तक है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतू तथा नामचा बरवा शामिल है। यहाँ बहने वाली नदियाँ यथा कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित आदि अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती हैं तथा वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, इसीलिए यहाँ जल विद्युत उत्पादन क्षमता अधिक है। पूर्वी पहाड़ी और पर्वत, हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है। यह पहाड़ियाँ उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी तथा दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मृदुल एवं असंगठित चट्टानों से बना है। ये पहाड़ियाँ भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं। इस प्रकार यह पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक भी हैं। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो कि 8,848 मीटर की है। कंचनजंगा नेपाल तथा भारत की सीमा पर है, 8,586 मीटर है। मकालू नेपाल में 8,481 मीटर की है। धौलागिरी नेपाल में है, 8,167 मीटर है इसकी ऊंचाई। नंगा पर्वत भारत में है, 8,126 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा नेपाल में 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। कामेत भारत तथा चीन की सीमा पर है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। नामचा बरवा भारत में 7,782 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की चोटियाँ क्रमशः नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में तथा नंदा देवी उत्तराखंड में है। काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख हिमानियाँ सियाचिन, ससाइनी, हिस्पर, बियाफो हैं। सियाचिन विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है तथा भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। चलिए दर्रे देख लेते हैं। दर्रे या फिर सुरंग किस क्षेत्र में है, तो अटल सुरंग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग है। यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है जो कि लेह को मनाली से जोड़ती है। किसको? लेह को मनाली से। बुर्जिला श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह व लद्दाख से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1D इसी में है। बड़ा लचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। मोटर वाहन योग्य विश्व का सर्वोच्च दर्रा है माना दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है जो कि मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। दर्रा जो दार्जिलिंग, चुम्बी घाटी तथा तिब्बत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा। जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दर्रा जो कालीगपोंग से ल्हासा को जोड़ता है। कालीगपोंग जो है दार्जिलिंग के निकट है। तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। जेलेपला से बुमला अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसे कश्मीर घाटी का द्वार कहते हैं। जवाहर सुरंग इसी पर स्थित है। NH-44। पीर पंजाल दर्रा जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। बारामूला दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है जो वर्तमान कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करता है। बारामूला दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रेणी में स्थित दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत चीन सीमा पर रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि कश्मीर को चीन से जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत, चीन तथा म्यांमार सीमा
का ट्राई जंक्शन है। यहाँ तीनों देश की सीमाएं समीपवर्ती हैं। दीफू दर्रे के यहाँ पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। शिवकिला को तिब्बत से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के जो शिमला है उसको तिब्बत से जोड़ता है। कौन? शिवकिला दर्रा। आइए इसको एक बार एक जगह देख लेते हैं। तो ये है पूरे दर्रों का मानचित्र। देखिए ये बुर्जिला दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। सबसे उत्तर में से देख के आते हैं तो मिंटेक दर्रा इधर है सबसे उत्तर में। सबसे उत्तर में कौन है? फिर अंगहिल है, फिर काराकोरम है। काराकोरम कश्मीर को चीन से अलग करता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। फिर उसके बाद लद्दाख जो श्रेणी है उसमें खारदुंगला दर्रा है। फिर जास्कर जो श्रेणी है उसमें 3 दर्रे हैं। पहला है बड़ा लचला जो कि हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। दूसरा है जोजिला जिसमें NH1D राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह श्रीनगर को लेह से, लहासा से तथा कारगिल से जोड़ता है। यह श्रीनगर को लेह से, कारगिल से तथा लद्दाख से जोड़ता है। तीसरा है बुर्जिला दर्रा जो कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अब है पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी में 3 दर्रे इसमें भी हैं। कौन कौन से? तो खुद पीर पंजाल दर्रा जो कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। देन बनिहाल दर्रा जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीर घाटी द्वार इसी में है। जवाहर सुरंग भी इसी में है जिसको NH44 हम बोल रहे थे अभी। फिर उसके बाद रोहतांग सुरंग इसी में, रोहतांग दर्रा इसी में है जो लेह को मनाली से जोड़ता है। अटल सुरंग इसी में है। फिर यहाँ पे शिवकिला दर्रा है, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में ही पड़ता है। सतलज इसी से प्रवेश करती है। फिर कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं आपका थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये चारों जो है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर मार्ग गुजरता है। फिर उसके बाद आ जाइए इधर तो ये है आपका नाथुला दर्रा। ये है आपका नाथुला दर्रा। ये दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ता है। फिर उसके बाद आ जाइए इधर जेलेपला दर्रा। तीस्ता नदी यहीं से गुजरती है। लहासा को कालिंपोंग से जोड़ता है। इसी की बात कर रहा था मैं। फिर उसके बाद बोमडीला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है इधर। फिर यांगयाप दर्रा है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी से इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ये दीफू दर्रा है जो भारत, चीन तथा म्यांमार का ट्राई जंक्शन है। फिर उसके बाद इधर पांगसाड़ दर्रा है, देन इधर तुजू दर्रा है। चलिए ये हो गया। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। तो उत्तरी मैदान, यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के जलों निक्षेप से निर्मित है।
यह मैदान लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है जो समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यंत उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा सहायक नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या अधिक है। दोआब का सामान्य अर्थ दो नदियों के मध्य के भाग से है। रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब, ब्यास और सतलज के बीच मध्य विष्ट दोआब, चिनाब झेलम के मध्य चांज या फिर छाछ दोआब, ब्यास रावी के मध्य बारी दोआब तथा सिंधु झेलम के मध्य सिंधु सागर दोआब है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दर्रे से संबंधित। तो बारामूला दर्रा जो है कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करता है। थांगला दर्रा जो है मुंबई प्लस नागपुर प्लस कोलकाता को जोड़ता है। भोरघाट दर्रा जो कि पश्चिमी घाट पर पड़ता है, मुंबई से पुणे तथा बेलगांव फिर चेन्नई को जोड़ता है। सेनकुट्टा दर्रा केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी के हम लोग उत्तर भारत के मैदान देख रहे थे, जिसमें सिंधु नदी का मैदान हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान हिमालय पर्वत तथा मेघालय पठार के मध्य विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र एवं सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस मैदान का विकास हुआ। इस क्षेत्र में कई नदी द्वीप हैं। मांजुली जो कि असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में स्थित है। यह भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है। गंगा का मैदान गंगा के हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के सहायक नदियों के अवसादों से निर्मित है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तो पहला है भाबर मैदान। यह शिवालिक के पर्वतपदीय क्षेत्र में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यह नदी मुख्यतः कंकड़ पत्थर के द्वारा जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है, जिनके आपस में मिलने के कारण भाबर के मैदान का निर्माण हुआ है। भाबर के मैदान में पारगम्य अधिक होने के कारण नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। दूसरा है तराई का मैदान। यह भाबर के दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। भाबर प्रदेश में विलुप्त नदियाँ यहाँ धरातल पर प्रकट होती हैं, जिसे तराई कहते हैं। नदियों के जल फैलाव के कारण तराई प्रदेश में अनेक दलदली क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो जैव विविधता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराते हैं। तीसरा है बांगर का मैदान। यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है, जिसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान निर्माण में बालू के निक्षेप द्वारा कटकनुमा स्थलाकृति का विकास हुआ है, जिसे भूण के नाम से जाना जाता है। चौथा है खादर का मैदान। यह मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम में स्थित है। लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होने के कारण इस मैदान में नवीन जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। मध्य गंगा के मैदान में नदियों के निकट समानांतर रूप से स्थित निम्न भूमि को टॉल भूमि या फिर चौड़ी भूमि के नाम से जाना जाता है, जो वर्ष के अधिकांश महीने में जलमग्न रहती है। डेल्टाई प्रदेश में अनेक झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें बील के नाम से जाना जाता है। डेल्टा नदी के मुहाने पर नदियों के अवसादों से निर्मित द्वीपनुमा आकृति है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। अरावली श्रेणी। यह विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। यह श्रेणी उत्तरी गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर अजमेर होते हुए दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है।
दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है। दिल्ली के पास यह लगभग समतल है। अरावली का सर्वोच्च शिखर माउंट आबू स्थित गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर। यहाँ सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अवस्थित खेतड़ी से तांबा सिंधु सभ्यता के भी पहले से ही निकाला जाता रहा है। विंध्यन श्रेणी। यह श्रेणी विंध्यन, भांडेर, कैमूर श्रेणी के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक फैली है। विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में भ्रंश के कारण नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, अतः इसे विंध्यन कगार के नाम से भी जाना जाता है। यह श्रेणी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। सतपुरा श्रेणी। इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव एवं छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह नर्मदा एवं तापी की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित है, अतः यह एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार स्थित है, जहाँ से नर्मदा तथा सोन जैसी नदियाँ निकलती हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला काफ़ी हद तक अपरदित है और इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ तथा पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव श्रेणी में अवस्थित है। पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार है, अतः इसकी पश्चिमी ढाल काफ़ी तीव्र है। यह श्रेणी उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्रमबद्ध रूप से फैली हुई है। पश्चिमी घाट के कई स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे सह्याद्री, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अन्नामलाई और काडामम नाम से जाना जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्यतः इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ एक गांठ के रूप में मौजूद है, जो तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोड्डा बेट्टा 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ऊटक मंडल या ऊटी अवस्थित है। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिमी घाट का विस्तार है। अन्नामलाई एवं काडामम पहाड़ियों के रूप में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। यह केरल राज्य में अवस्थित है। पश्चिम घाट की प्रमुख पर्वत चोटियाँ तो कलसूबाई, महाबलेश्वर, केंद्रमुख तथा पुष्पगिरी है। अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ियाँ हैं, जिस पर कोडाइक नाल नामक हिल स्टेशन है। पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी तथा तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में अवस्थित है। थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेलवे मार्ग तक तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। ये मैं ऊपर बता रहा था आपको। भोरघाट से मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। वहीं पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर रेलवे और सड़क मार्ग गुजरते हैं। पूर्वी घाट। यह एक प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है, जिसकी ऊंचाई पश्चिम घाट की तुलना में कम है। इसकी सर्वोच्च चोटी आंध्र प्रदेश में स्थित जिंदगाड़ा, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है तथा अन्य महत्वपूर्ण चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी पूर्वी घाट की कौन है? जिंदगाड़ा है तथा दूसरी सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। तो सबसे ऊंची तो जिंदगाड़ा तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। इस श्रेणी का काफ़ी अपरदन हो चुका है। पूर्वी घाट पर्वत पर मलयगिरी, गडजात पहाड़ी, नियमगिरी उड़ीसा में, नियमगिरी, नल्लामलाई, पालकुंडा जो कि आंध्र प्रदेश में, जवादी, सेवाराय, मेलागिरी जो कि तमिलनाडु में प्रमुख पहाड़ियाँ हैं।
मेलागिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए विख्यात है। तो जो ये जवादी सेवर और मेलागिरी पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में है तथा नल्लामलाई और पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, जबकि मलयगिरी, गडजात तथा नियामगिरी ये उड़ीसा में है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भाग है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो यह प्रायद्वीपीय भूभाग का उत्तरी भाग है जो कठोर अग्नि तथा कायांतरित शैलों से निर्मित है। यह पठार पश्चिम में अत्यंत चौड़ा तथा पूर्व की ओर अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। इसके पूर्वी भाग को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से तथा दक्षिणी भाग को छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं। दूसरा है दक्कन का पठार। यह विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर के मध्य तक विस्तृत है। उत्तर में इसकी चौड़ाई सर्वाधिक तथा दक्षिण में सबसे कम है। इस पठार की ऊंचाई पश्चिम में अधिक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी अरब सागर में गिरती हैं क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं जिनका ढाल अरब सागर की ओर है। भारत में पठार देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में पठार दिया गया है तथा किस राज्य में है और राइट साइड में आपका दिया गया है इससे संबंधित विशेषताएं। तो काठियावाड़ गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। यह प्राचीन आर्कियन पठार दक्कन पठार का अंग है। तटीय एवं नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ संरचना भी मिलती है। यहाँ पे मेवाड़ या फिर मारवाड़ का पठार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अरावली के पश्चिम में स्थित प्राचीनतम पठार और शुष्क प्रदेश है। मारवाड़ी संस्कृति का केंद्र भी है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नीस चट्टान की अधिकता होने के कारण इसे नीस पठार भी कहते हैं। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कैमूर और मैकाल पहाड़ियों के मध्य स्थित उबड़ खाबड़ पठार है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। प्राचीनतम पठार है यह पाट पठार है। यूरेनियम, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक के बृहद भंडार हैं इसमें। रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित प्राचीन शुष्क पठार है। वृष्टि छाया प्रदेश भी इसे कहा जाता है। मेघालय का पठार मेघालय में पड़ता है। प्राचीन आर्कियन पठार जो कि मुख्य पठार का अंग था लेकिन वर्तमान में राजमहल गैप द्वारा पृथक हो गया। दक्कन लावा पठार मध्य प्रदेश गुजरात को शामिल करते हुए लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत में फैला हुआ है। ज्वालामुखी मैग्मा ज़्यादा काली मिट्टी का क्षेत्र कपास की खेती के लिए उपयुक्त यानी ज्वालामुखी मैग्मा यहाँ ज़्यादा फैला हुआ है। काली मिट्टी का क्षेत्र यह कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है काली मिट्टी। मालवा का पठार राजस्थान में मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। यहाँ पश्चिम में पूर्व दोनों ओर बहने वाली नदियाँ हैं। दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश राज्य तक फैला है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। तटीय मैदान का निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन निक्षेपण और पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। तटीय मैदान को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का उदाहरण है। उभरा तट होने के कारण यहाँ प्रायद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई अधिक है जिसके कारण यहाँ पत्तनों तथा पोताश्रों का विकास कठिन है। अधिक चौड़ाई तथा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी तटीय मैदान कृषि की दृष्टि से अधिक विकसित है। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को दक्षिण भारत का
अन्न भंडार कहा जाता है। गंगा का सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पवन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यही धनुषकोडी है जहाँ से राम सेतु के होने की बात की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान के चौड़े होने का मुख्य कारण नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण है। पूर्वी तट पर स्थित लैगून झीलों में चिल्का तथा पुलिकट प्रमुख हैं। पूर्वी तट पर ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। लौटते मानसून से इसी तट पर वर्षा होती है। पूर्वी तट में स्थित चेन्नई का मुरीना पुलिन भारत का सबसे लंबा पुलिन है। पश्चिमी तटीय मैदान दूसरा है। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय प्राकृतिक पोताश्रय के लिए अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है। मालाबार तट पर अनेक लैगून पाए जाते हैं जिन्हें कयाल के नाम से जाना जाता है। इनमें वेम्बनाड तथा अष्टमुडी प्रमुख हैं। पश्चिमी तट पर गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान कोक्कड़ तट कहलाता है। गोवा से कर्नाटक में मैंगलोर तट गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक कन्नड़ तट, जबकि मैंगलोर से कन्याकुमारी का तटीय मैदान मालाबार तट कहलाता है। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। चलिए द्वीप समूह देख लेते हैं भारत के द्वीपों को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित द्वीपों में विभाजित किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण हुआ है, जैसे हुगली के निकट गंगा सागर द्वीप। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की कुल संख्या 572 है, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है। इन द्वीपों का निर्माण विवर्तनिक एवं ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। इन्हें हिमालय एवं अराकानयमा का दक्षिणी विस्तार माना जाता है। यह द्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों की तुलना में आकार में बड़े तथा विषम में। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जबकि निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट थुल्लियर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी तथा बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बंगाल की खाड़ी के तट के निकट स्थित द्वीपों में श्री हरिकोटा प्रवाल से निर्मित है। यह न्यूमूर, गंगा सागर, रामेश्वरम जिसे पवन द्वीप भी कहते हैं प्रमुख हैं। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की उत्पत्ति मुख्यतः प्रवाल भित्तियों द्वारा हुई है। एड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। वर्तमान में कुछ द्वीप की जलस्तर से सदैव ऊपर रहते हैं तथा शेष द्वीप उच्च ज्वार के समय जलमग्न हो जाते हैं। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए प्रसिद्ध है। द्वीप समूह से संबंधित अन्य तथ्य तो 11 डिग्री चैनल उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में किनानौर द्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में किन्नौर द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं मालदीव के मध्य स्थित है। दक्कन पैसेज लिटिल अंडमान तथा दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट कोको द्वीप जो कि म्यांमार का है एवं उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। पाक स्ट्रेट भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है तथा ग्रेट चैनल सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का एवं निकोबार के मध्य स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है।
रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मुख्य भूमि से यह द्वीप पम्बन चैनल द्वारा अलग होता है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई और ठाणे नगर इसी द्वीप पर स्थित है। आइए जो अंडमान निकोबार द्वीप है उनको थोड़ा देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, तो आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान। उसके नीचे जस्ट है लिटिल अंडमान, फिर है कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार, देन द ग्रेट निकोबार। उत्तरी अंडमान पर सैडल पीक है, जबकि मध्य अंडमान पर मध्य अंडमान को भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जबकि लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से दक्कन पैसेज अलग करता है, जबकि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं पे कार निकोबार तथा लिटिल निकोबार के मध्य सोम्ब्रो चैनल है तथा ग्रेट निकोबार पर थूलियर है। यहाँ पर जो नारकुंडम है ज्वालामुखी, ये देखिए ये सुषुप्त है, जबकि बैरन ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कोक्को द्वीप इधर ही है, इधर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्थलाकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की अधिकांश नदियाँ बारहमासी हैं, यानी ये हमेशा बहती रहती हैं, बारहों माह। इनमें वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। यह नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग, युवावस्था के साथ वी आकार की घाटी, क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात का निर्माण करते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करने के उपरांत अनेक स्थलाकृतियों यथा समतल घाटियाँ, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, गुफित वायिका तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा लक्षद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो मालदीव से जो मिनिकॉय द्वीप है लक्षद्वीप का, तो मिनिकॉय से मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय से मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, जबकि मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। अमिनी द्वीप देखिए, ये सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप का, जबकि सबसे बड़ा द्वीप ये लक्षद्वीप का एंड्रो द्वीप है। किन्नौर से 11 डिग्री चैनल अलग करता है लक्षद्वीप को। कावरत्ती इसकी राजधानी है, देखिए।
चलिए आगे देख लेते हैं। नदियों की बात चल रही थी। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, इसीलिए यह मौसमी है। जबकि कुछ नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा जो कि विशाल अपवाह क्षेत्र वाली नदियाँ वर्ष भर बहती हैं क्योंकि यह नदियाँ ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तथा निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का जल प्राप्त करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और तापी के अलावा शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पेरियार तथा पंबा नदियाँ पश्चिमी यानी अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं। नदियाँ जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में मिल जाती हैं तब एस्चुरी का निर्माण होता है। माही, तापी, नर्मदा, मांडवी आदि नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम कुछ इस प्रकार है: गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, तापी। तो सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? गोदावरी है, उससे छोटी कृष्णा है, उससे छोटी नर्मदा है, उससे छोटी महानदी है, फिर कावेरी है, फिर तापी है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग पर चलती हैं, इनमें विसर्पण का अभाव होता है। तटीय नदियाँ विशेष रूप से पश्चिमी तट की नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी तथा इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। 1960 के भारत पाकिस्तान के सिंधु नदी समझौते के अंतर्गत 3 पूर्वी नदियाँ ब्यास, रावी, सतलज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, चेनाब तथा झेलम के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। नदियाँ, उद्गम स्थल, स्रोत, महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ भी इसमें दिया गया तथा अन्य महत्वपूर्ण जो भी इससे संबंधित विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। तो सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट से निकलती है। ऊंचे पर्वतीय भाग में सेओक, गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बिओवा तथा संगर दाहिने किनारे से मिलती हैं तथा जास्कर बाएं किनारे से। मैदानी भाग में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज मिलती हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है तथा हिमालय में अत्यधिक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इसमें जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। यह अरब सागर में गिरती है। झेलम बेरीनाग झरने से निकलती है। यह किशनगंगा दाहिने किनारे से इसके तथा पोहरू, नल्लाह सिंध तो पोहरू और नल्लाह सिंध इसकी अन्य सहायक नदियाँ झेलम की। यह बुलर झील से होकर बहती है, पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। चिनाब लाहौल क्षेत्र में बारालाचाला दर्रे के निकट से निकलती है। मरुसूदर और नूरू इसकी सहायक नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी रोहतांग दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सियूल तथा बोरा इसकी सहायक नदियाँ। चिनाब की सहायक नदी है। ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है। बरनेर, चक्की, पार्वती इसकी सहायक नदियाँ। यह सतलज नदी से हरिके के निकट मिलती है। सतलज तिब्बत में स्थित राकस झील से निकलती है। स्फीति इसके बाएं से तथा ब्यास दाहिने से मिलती है। इस पर भाखड़ा नांगल बांध एवं गोविंद सागर जलाशय है। सतलज
रावी ब्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के मध्य जल विवाद है। गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। दाहिने से यमुना एवं सोन, बाएं से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा इसमें मिलती हैं। देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है जो सतोपथ हिमानी से निकलती है। इसके पश्चात इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के निकट हिमालय को छोड़कर यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, कानपुर, पटना इसके तट पर स्थित है। यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसको यमुनोत्री हिमनद हिमालय में बंदरपुर श्रेणी की ढाल पर उत्तराखंड से निकलती है। इसके दाएं किनारे से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सिंध मिलती है। बाएं किनारे से हिंडन मिलती है। इसमें दिल्ली, मथुरा एवं आगरा इसके तट पर स्थित है। इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। इसके जल को लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के बीच जल विवाद है। रामगंगा गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड से निकलती है। खो, एरिल इसकी सहायक नदियां हैं। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है रामगंगा। घाघरा हिमालय में मापचा चुंगू हिमनद तिब्बत से निकलती है। राप्ती, शारदा, सेती और बेरी इसकी सहायक नदियां। इसे पहाड़ी क्षेत्र में करनाली कहा जाता है। शारदा कुमाऊं के पूर्वी भाग में मिलाम हिमनद उत्तराखंड से निकलती है। धर्मा, लिंसड, पूर्वी रामगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। इसे काली, सरयू, गोरी गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। यह बहराम घाट के निकट घाघरा से मिलती है। गंडक नेपाल हिमालय से निकलती है। काली गंडक, त्रिशूल इसकी सहायक नदियां हैं। सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। चंबल विंध्यन पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। काली सिंध, पार्वती, बनास, छिप्रा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी घाटी में गहरे बीहड़ पाए जाते हैं। सोन नदी अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। रिहंद तथा कनहर इसकी सहायक नदियां हैं। यह पटना के निकट गंगा में मिलती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार इसके बीच जल विवाद है। महानदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। पश्चिम घाट पश्चिमी बंगाल में। मेची तथा रतवा इसकी सहायक नदियां हैं। यह पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल से निकलती है। अरुण, सुन कोसी, तैमूर इसकी सहायक नदियां हैं। ऊपरी भाग में इसे अरुण कहा जाता है। यह कुर्सेला यानी कटिहार में गंगा से मिलती है। अपना मार्ग बदलने तथा बाढ़ के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमयुगडुंग हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, जिया बरेली जिसे कामेंग भी कहते हैं, तिस्ता एवं मानस इसके दाहिने तट से मिलती हैं। जबकि दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी इसके बाएं तट से मिलती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार झारखंड से निकलती है। कोनार, जमुनिया, बराकर इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अत्यंत प्रदूषण होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक का पठार मध्य प्रदेश से निकलती है। हिरण, बरना, दूधी, तवा, शेर, शंकर इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर दुग्धधारा, सहस्त्रधारा, धुआंधार आदि जलप्रपात स्थित हैं।
भड़ोच के निकट एस्चुरी का निर्माण कर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विंध्यन एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बीच जल विवाद है इसके। तापी या फिर ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। पूर्णा, गिरना, पंजरा, बोरी, गोमई, अरना इसकी सहायक नदियां हैं। यह सतपुड़ा एवं अजंता श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। एस्चुरी का निर्माण करती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इसके तट पर स्थित है। लूनी नदी अरावली श्रेणी राजस्थान से निकलती है। बंडी, सुकरी, जवाई इसकी सहायक नदियां हैं। कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। साबरमती राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है। वक्कल, सेई, हथमत्थी, वतरक इसकी सहायक नदियां हैं। यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। महानदी छत्तीसगढ़ में सिहवा श्रेणी से निकलती है। हसदेव, तेल, ईब, शिवनाथ इसकी सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कटक के निकट यह बड़ा डेल्टा बनाती है। ब्राह्मणी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। कारो, शंख, टिकरा इसकी सहायक नदियां हैं। राउरकेला इसी नदी के तट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। कांची, रारू, करकारी, दुलांग इसकी सहायक नदियां हैं। जमशेदपुर इसके तट पर स्थित है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी पश्चिमी घाट पर्वत में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र में। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर, मंजीरा इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन? पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर, मंजीरा। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा के बीच जल विवाद है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र से निकलती है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन? तो कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच जल विवाद है। कावेरी कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है। हेमवंती, काबिनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ इसकी सहायक नदियाँ। कौन कौन? हेमवंती, काबिनी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ। इसमें वर्ष भर जल रहता है। श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम इस नदी में महत्वपूर्ण द्वीप हैं। इस नदी को लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच जल विवाद है। भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जो कि ये है के अनुसार इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसको? कावेरी को। गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग तो विष्णु प्रयाग, धौली गंगा एवं अलकनंदा नदियों के मध्य विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। कौन प्रयाग पिंडारी एवं अलकनंदा नदियों के मध्य होता है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एवं अलकनंदा नदी के मध्य होता है। देवप्रयाग भागीरथी एवं अलकनंदा के मध्य होता है तथा प्रयाग गंगा यमुना के मिलने से बनता है। ब्रह्मपुत्र के विविध नाम तो सांगपो तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं, ब्रह्मपुत्र असम में, सदिया से धुबरी के बीच, जमुना उत्तर बांग्लादेश में, पद्मा मध्य बांग्लादेश गंगा से मिलने के बाद, मेघना दक्षिण बांग्लादेश में।
संकोश नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। नदियों का अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो किसी उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधित अवस्थाओं तथा अधस्थ शैल संरचना पर आधारित होता है। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हों तो ऐसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छा उदाहरण हैं। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर आकर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। छोटा नागपुर पठार, विंध्याचल पर्वत पर बहने वाली नदियाँ इस प्रतिरूप के उदाहरण हैं। जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में विसर्जित हो जाएं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहते हैं। राजस्थान व गुजरात की वे नदियाँ इस प्रतिरूप के उदाहरण हैं जो झील या प्लाया में विसर्जित होती हैं। अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। इस प्रतिरूप में कोई धाराएं एक ही स्थान से जैसे झील आदि से निकलकर चारों ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे तिब्बत की नदियाँ। अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप। अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्गत नदियाँ सागर में नहीं गिरती बल्कि स्थलीय क्षेत्र में ही इनका मुहाना होता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र लद्दाख के अक्साई चीन पूर्वोत्तर में लोकटक झील में अंतःस्थलीय अपवाह प्रतिरूप देखे जा सकते हैं। राजस्थान में कई नदियाँ जैसे लूनी, माछू, घग्गर आदि समुद्र में न जाकर मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती हैं। भारत की प्रमुख झीलें देख लेते हैं तो पंजाब में हरीके, रोपड़, कांजली झीलें हैं। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल, मानसिंह गंगा, मोती झील, कीठम, बेला सागर, बरुआ सागर, शेख झील है। पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर, सेंचल, सत्रगच्ची झील है। उड़ीसा में अनसुपा चिल्का जो भारत की सबसे बड़ी लैगून और तटीय खारे पानी की झील है। मध्य प्रदेश लोअर लेक, भोजताल, अपर लेक। महाराष्ट्र में गोरवाड़ा, लोनार। बुल्ढाना जिले में स्थित क्रेटर झील है लोनार। कुछ विद्वानों के अनुसार इस झील का निर्माण उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। पसान, पोवाई, रंकला, शिवसागर उपवन, तलाऊपाली, बेन्ना, सलीम अली सरोवर। कर्नाटक बेलांदूर, उलसूर, हेम्बल, लालबाग, पुतेनहाली, अंगरा, मांडीवाल, कर्णजी, कुकराहल्ली, लिंगमबुद्धी, पंपा सरोवर। केरल में अष्टमुडी, वेम्बनाथ लैगून झील राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता यहीं होती है। सष्टमकोट्टा, वद्दाकचेरी, वेल्लयानी। तेलंगाना हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर तथा दुर्गम चेरुवु। तमिलनाडु में बेरिजम, चेम्बराम्बकम, कोडाईकोनाल, ओटी लेक, पुंझल जिसे रेड हिल भी कहते हैं, सिंगानलूर, सोल्लावरम, वीरानम। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, पुलिकट, श्रीहरिकोटा द्वीप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं स्थित है पुलिकट में। असम दीपोरबिल, चंदुबी, हफलांग, सोनबिल, चपनाला। अरुणाचल प्रदेश में सांगेत्सर जिसे माधुरी भी कहते हैं।
नागालैंड में सिलोई, त्रिपुरा में रुद्र सागर, मिजोरम में पलकदिल, तमदिल, रुगदिल, मणिपुर में लोकटक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी पर है। मेघालय में उमियम, जिसे बारह पानी भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सांभर झील 60% नमक की आपूर्ति यही करता है। राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि चिल्का झील उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। बिहार में झीलें हैं कंवर, मोती झील, घोरा कटोरा झील। गुजरात में नल सरोवर, हमीरसर, कंकरिया, नारायण सरोवर, थोल, वस्त्रपुर, लखोटा, सुरसागर। हिमाचल प्रदेश में ब्रिखू, दासिर, धनकर, करेरी, खजियार, मछेल, पोंग, महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं पोंग को। मणिमहेश, नाको, पंदोह, प्रसर, रेणुका, नेहरू कुंड, रेवालसर, सूरजताल, चंद्रताल। जम्मू कश्मीर में डल, बुलर, मानसबल, सुरिनसर, मानसर, शेषनाग, टुलियन, बेरीनाग, अनंतनाग झील। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, डोडी ताल, रूपकुंड, वासुकी ताल, माला ताल, खुरपा ताल। रूपकुंड पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है। सिक्किम में गुरुडोंगमार, खोचो पालारी, तोसो मंगो, तोसालामू भारत की सबसे ऊंची झील है। हरियाणा में खड़गल, ब्रह्म सरोवर, कौंड, सन्निहित सरोवर, सूरजकुंड, तलियार, ब्लूबर्ड, दमदमा। चंडीगढ़ में सुखना झील। राजस्थान में ढेबर, उदयपुर स्थित खारे जल की झील है। केलेना, जया, नक्की, पंचपद्रा, पुष्कर, अन्ना सागर, राजसमंद, सांभर अंतःस्थलीय बृहद खारे जल की प्लाया झील है। रामगढ़, मानसागर, फतेह सागर, पिछौला, रंग सागर, स्वरूप सागर, गणेरसर, लुनकरसर, जयसमंद, डिडवाना। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रिहंद नदी पर बनी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बुलर झील झेलम नदी द्वारा पोषित एक गोखुर झील है। यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तुलुल परियोजना इसी पर है। वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है। इसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जो कि केरल में स्थित है। भारत के प्रमुख जलप्रपात जोग या फिर गरसोप्पा शरावती नदी पर है, यह कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। सांडनी शंख नदी पर है, झारखंड में। गोक घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। दसम कांची नदी पर है, झारखंड में। पाइकारा नदी पर नीलगिरी ऊटी में। चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान में। पुंसा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। धुआंधार नर्मदा नदी पर है, जबलपुर में। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। देख लेते हैं तो नोहकली कई, जो कि मेघालय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि कुंचकल कर्नाटक में जो बराही नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसको यूपीपीसीएस मानता है। जोग, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है।
इसको भी यूपीपीसीएस ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है, तो जोग है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है तो उसमें उसने कुंचिकल को माना है, जो कि बराही नदी पर कर्नाटक में है। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार परिवर्तन हो जाना है। भारत में हिंद महासागर से चलने वाली पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु को ऋतु चक्र के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ वर्ष में चार प्रमुख ऋतुएं होती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक सूर्य के उत्तरायण होने से भारत में तापमान बढ़ जाता है। इस समय संपूर्ण उत्तर भारत में तेज गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जो लू के नाम से जानी जाती हैं। इस ऋतु में तूफान के साथ तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा और ओले पड़ते हैं, जिन्हें मानसून पूर्व की वर्षा कहा जाता है। इसके कुछ स्थानीय नाम हैं जो निम्नलिखित हैं। नार्वेस्टर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। यह चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का स्थानीय नाम है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, कॉफी के फूलों के खिलने में सहायक है। आम्रवृष्टि दक्षिण भारत, आम के जल्दी पकने में सहायक है। बोडोइचिला नार्वेस्टर का असम में स्थानीय नाम है। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस समय उत्तर भारत में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC-Z के शिवालिक तक पहुंचने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे मानसून गर्त का कहा जाता है। इस गर्त को भरने हेतु हिंद महासागर की समुद्री पवनें, जिन्हें दक्षिण पश्चिमी पवन कहा जाता है, का उत्तर पूर्व दिशा की ओर भारत में प्रवेश होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के इस आगमन को मानसून प्रस्फुटन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में मानसून का प्रवेश जून के प्रथम सप्ताह में केरल में तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में होता है। 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है मानसून। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है: अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत में मेघालय राज्य का मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। वहीं राजस्थान के थार मरुस्थल और जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ओर होने के कारण पुणे वृष्टि छाया प्रदेश की श्रेणी में आता है, जहां बहुत कम वर्षा होती है, जबकि उसके ठीक पश्चिम में पश्चिमी घाट के पश्चिमी छोर पर महाबलेश्वर में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट की अवस्थिति दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के समानांतर तथा तमिलनाडु के आंतरिक भागों के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यह क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता। उत्तरी भारत में पूर्वी से पश्चिमी ओर वर्षा में कमी आती है। शरद ऋतु वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, जिसका समय अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक होता है। इसे लौटता हुआ या फिर निवर्तन मानसून भी कहा जाता है। उत्तर भारत में इस मौसम में प्रायः वर्षा नहीं होती, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कई चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं। शीत ऋतु इसका काल मध्य दिसंबर से फरवरी तक माना जाता है। इसमें सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। उत्तर भारत में उच्च दाब का निर्माण होता है एवं पवनें निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं। इसे शीतकालीन या फिर लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं।
तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों को इससे वर्षा प्राप्त होती है। इसी समय भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ जिसे कहते हैं, पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे भारत के पश्चिमोत्तर भारत भाग में प्रवेश करती है, जिससे पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की वर्षा और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हिमपात होता है। यह वर्षा रबी की फसल हेतु काफ़ी लाभदायक होती है। एल नीनो यह एक प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसका भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव, अल्पवृष्टि, अकाल आदि पड़ता है। ला नीनो यह एल नीनो के विपरीत प्रक्रिया है जिसमें पेरू तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान असामान्य रूप से कम हो जाता है। यह भारतीय मानसून का सकारात्मक प्रभाव डालती है। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे द्वारा तैयार किया जाता है। वर्तमान में भारत में मौसम संबंधी सेवाएं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत ऐसी वनस्पतियाँ आती हैं जो लंबे समय तक बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के उगती तथा वृद्धि करती हैं। मिट्टी तथा जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख जलवायु परिस्थितियाँ तथा वनस्पतियों के आधार पर भारतीय वनों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण पर्वतीय वन तथा बेलांची या फिर अनूप वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन होते हैं? तो ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 50 मीटर से भी अधिक हो सकती है। इन वनों में स्तरीकरण पाया जाता है, अर्थात भूमि के नज़दीक झाड़ियाँ, उनके ऊपर कम ऊंचाई वाले वृक्ष तथा सबसे ऊपर लंबे वृक्ष होते हैं। इन वनों में अलग अलग वृक्षों की प्रजातियों में पत्ते झड़ने, फूल लगने तथा फल लगने का समय अलग अलग होने के कारण यह वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इन वनों की प्रमुख प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एबनी, एनी इत्यादि हैं। भारत में इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी घाटीय क्षेत्र के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अर्ध सदाबहार वन, ये वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार तथा अर्ध पर्णपाती वनों के सम्मिश्रण रूप हैं, जिसमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइंडर, होलक तथा केल हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन। अब देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऐसे वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है वहाँ अर्ध पर्णपाती तथा जहाँ कम होती है वहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वन उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। ऐसे वन प्रायद्वीपीय भागों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल इत्यादि प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन,
ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ऐसे वन भारत में दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में बबूल, बेर, खजूर, नीम, पलाश इत्यादि प्रमुख वृक्ष हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से वनस्पतियों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। भारत में पाए जाने वाले पर्वतीय वनों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है: उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिण पर्वतीय वन। उत्तर पर्वतीय वन इस भाग में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां शामिल हैं। हिमालय की गिरिपथ में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक पाए जाने वाले पर्णपाती वन अर्धशीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं। इन क्षेत्रों में प्रमुख वृक्ष प्रजातियां ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार पाई जाती हैं, जो इमारती लकड़ियों में उपयुक्त होने के कारण बहुमूल्य हैं। 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन एवं चारागाह पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जूनियर पाइन, बर्च, रेडोड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों के चारागाहों में ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया समुदाय के लोग रहते हैं। दूसरा है दक्षिणी पर्वतीय वन। तो इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट, विंध्याचल तथा नीलगिरी इत्यादि पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास यानी सोलवन कहते हैं। प्रमुख वृक्ष प्रजातियां मंगनोलिया, सिनकोना और वेंटल हैं। वेलांचली या फिर अनूप वन, जिन्हें मैग्रोवा भी कहते हैं। भारत में अनूप वन आंध्र क्षेत्रों में फैले हैं। मैग्रोवा वन तटीय क्षेत्रों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं, जो खारे जल से प्रभावित नहीं होते। मैंग्रोवा वन अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है। भारत में वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक फैले हुए हैं। इसके अलावा महानदी कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में भी ये वन पाए जाते हैं। चलिए आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे कल देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।